हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पटना से। बच्चों, आपका जो आईसीएसई 10th का एग्जाम होने वाला फिजिक्स का, उसके लिए मैंने इस वीडियो में वर्क पावर एनर्जी से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स रखे हैं। मतलब जो आज हम डिस्कस करने वाले वो 100% है। इस जितना चीज मैं आज आपको बताने वाला हूं वो सारा आप देख लेंगे, सीख लेंगे, तो उसके बाद वर्क पावर एनर्जी का जो न्यूमेरिकल्स है वो आपको दिक्कत नहीं दे सकता है और इसका हम बहुत आसानी से मार्क्स स्कोर करके आएंगे बोर्ड्स के पेपर में, है ना। तो अब इसमें एग्जैक्टली हम क्या क्या करने वाले, इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। बहुत जो बेसिक क्वेश्चन है बच्चों वो भी आपसे पूछे जाते हैं बोर्ड्स के एग्जाम में, और थोड़ा लेवल अप जो क्वेश्चन रहता है वो भी पूछा जाता है। तो इसमें हम बेसिक क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, वर्क कैसे फाइंड करते हैं, पावर एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस हम कैसे टैकल करते हैं ये डिस्कस करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि वेलोसिटी नहीं पता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी निकालने बोला गया, तो इसके लिए हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करते हैं, है ना। तो ये सारा चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल है हमारा, देखिए पहला न्यूमेरिकल है, अ बॉडी व्हेन एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 10 kgf गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय 0.5 मीटर, कैलकुलेट द वर्क डन। इसमें तीन केसेस है। पहला, जब जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स के ही डायरेक्शन में हुआ। दूसरा केस, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 60 है। और तीसरा केस, जब फोर्स इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहला केस हमारा ये है, देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। देखिए इसमें हमसे बोला गया कि जो फोर्स है हमारा, अब देखिए फोर्स गिवन है कितना बच्चों, 10 kgf गिवन है। तो आपको ये पता होगा कि 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। kgf और न्यूटन में ये रिलेशन होता है, लेकिन बहुत बार हमें 1 kgf इज इक्वल टू 10 न्यूटन दे दिया जाता है, तो हम वो ले सकते हैं वैल्यू। जैसे देखिए इसमें g का वैल्यू 10 न्यूटन पर kg दिया है। इसका मतलब हम यहाँ 1 kgf किसके इक्विवेलेंट लेंगे, 10 न्यूटन के इक्विवेलेंट लेंगे। तो हम इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लें तो ये क्या हो जाएगा, 10 में 10 मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1 kgf में 10 न्यूटन, तो 10 kgf में 100 न्यूटन हो गया, है ना। अब देखिए फोर्स आ गया हमारा, और डिस्प्लेसमेंट हमें दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0.5 मीटर। अब देखिए पहले केस में हमें फाइंड करना है कि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो वर्क का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। तो एफ तो दिख रहा है 100 न्यूटन और एस हमें दिख रहा है कितना है, 0.5 मीटर इंटू कॉस थीटा। अब देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में का मतलब क्या, कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। तो हम यहाँ थीटा के जगह क्या लेंगे, 0 डिग्री लेंगे, एंड यू नो cos 0 इज 1। तो आपको यहां से दिख रहा होगा कि ये आ जाएगा 50 जूल, है ना। दोनों चीज ऐसा यूनिट में है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इसलिए वर्क भी अपने ऐसा यूनिट में है, दैट इज जूल में है। अब देखिए दूसरा केस क्या है, दूसरे केस में बोला गया है कि दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। देखिए तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस 60, और cos 60 का, अब देखिए बच्चों इसके लिए आपको ना ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे cos 60 का वैल्यू क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो ये फोर्स हम रख लेते हैं 100 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट हमारा 0.5 मीटर गिवन ही है, और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, है ना। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, यहां से ये तो 50 हो गया और डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये हो गया 25 जूल, है ना। अब देखिए तीसरा केस हमारा क्या है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो तीसरे केस में हम क्या करेंगे, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 90 रखेंगे, है ना। और आप ये दोनों वैल्यूज रखेंगे। अब देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं वर्क क्या हो गया 0। ऐसा नहीं करना है, सब्जेक्टिव पेपर है तो आपको स्टेप्स दिखाना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, है ना। तो ये देखिए एफ की जगह हमने क्या लिखा बच्चों, एफ है हमारा 100 इंटू डिस्प्लेसमेंट के 0.5 मीटर इंटू कॉस 90, तो 0 होता है, तो ये हो गया हमारा 0, है ना। ऐसे करके आपको शो कर देना है। अब देखिए दूसरा पार्ट हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन, मैन स्पेंड्स 6.4 किलोजूल एनर्जी इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी 64 मीटर इन द डायरेक्शन इन विच ही अप्लाइज द फोर्स। तो और टाइम दिया गया कि इसमें कितना टाइम लगा। पहला बोला गया कि फोर्स अप्लाइड कितना होगा ये फाइंड करना है। अब देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल में आपको एनर्जी दिया गया है, तो आपको इसको कैसे रिलेट करना है, आपको पता है वर्क और एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। हम अगर किसी बॉडी पे वर्क करते हैं तभी उसमें जो एनर्जी है वो बढ़ता है ना। जैसे काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, कोई सा भी एनर्जी बढ़ा। और अगर हम किसी बॉडी में एनर्जी लगाते हैं, एनर्जी सप्लाई होता है, तभी हम वर्क कर पाते हैं, है ना। तो ये रिलेशन होता है। और आइडियल केस में हम जितना वर्क करते हैं बॉडी में उतना ही एनर्जी उसमें बढ़ता है या स्टोर्ड होता है। और अगर हम एनर्जी लगा रहे हैं तो आइडियल केस में बोलते हैं कि जितना एनर्जी लगाया वर्क डन भी उतना ही। तो यहां से हमने ये चीज कंक्लूड किया कि एनर्जी दिया 6.4 किलो जूल, मतलब हम यहां पे वर्क क्या ले सकते हैं, वर्क हम ले लेंगे एनर्जी के इक्वल। आइडियल केस में लेते हैं हम ये, तो एनर्जी हमारा 6.4 किलो जूल है
इसका मतलब इसको अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई, मतलब 64,000 जूल। अब देखिए वर्क हमें पता चल गया, तो हम क्या कर सकते हैं, वर्क का फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब देखिए बोला गया है कि दोनों सेम डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस्ड हो रहा है, और कितना है डिस्प्लेसमेंट, 64 मीटर। हमें फाइंड करना है फोर्स, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, F इंटू एस ले सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो कॉस थीटा की जगह क्या लेंगे, 0, दैट विल बी 1। तो ये हो गया बच्चों हमारा F का वैल्यू फाइंड करना है, ये रहा 64 मीटर और वर्क दिया गया 6400 जूल। तो यहां से हम F का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ये इधर डिवीजन में आएगा तो 100 न्यूटन हो गया, है ना, दोनों ऐसा यूनिट में, इसलिए फोर्स भी ऐसा यूनिट में, न्यूटन में आया। दूसरा चीज देखिए क्या बोला गया, पावर फाइंड करना है। पावर किस में फाइंड करना है, HP में, मतलब हॉर्स पावर में। तो देखिए इसके लिए आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए कि 1 हॉर्स पावर में कितना वॉट होता है, 746 वॉट होता है ना। ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये कन्वर्जन जरूरी पड़ता है न्यूमेरिकल्स में। अब देखिए क्या करना है, हमें पावर फाइंड करना है, तो पावर क्या होता है, वर्क बाय टाइम या एनर्जी बाय टाइम। तो वर्क तो हमने दिया हुआ है, एनर्जी दिया हुआ है, कितना है 6400 जूल, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा ये सब करने में, 2.5 सेकेंड हमें टाइम लगा है। अब देखिए बच्चों, ये आप वैल्यू जो फाइंड करेंगे ना, ये वैल्यू आपका किस में आएगा, जैसे मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूं आपके लिए। ये यहां से एक और जीरो आ जाएगा हमारे पास, नीचे से ये डेसिमल हटेगा, एक और जीरो आ गया, बाई 25। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये किस में आएगा, वॉट में आएगा। मतलब ये 64 इंटू हम ऐसे करके लिख सकते हैं, हाँ 40, ये आ गया इतना वॉट। अब इसको अगर आपको कन्वर्ट करना है हॉर्स पावर में, तो आप क्या करेंगे, देखिए इतने वॉट में 1 हॉर्स पावर, तो 1 वॉट में कितना हॉर्स पावर, डिवाइड आ जाएगा इधर 1/746। तो इसको अगर हम 746 से डिवाइड कर दें तो ये चीज किस में आ जाएगा हमारा, यही आ जाएगा हॉर्स पावर में, है ना। तो आप ये आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और कभी भी आंसर्स ना फ्रैक्शन में मत छोड़िएगा, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके ही छोड़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, अ मशीन रेजेस अ लोड ऑफ 750 न्यूटन थ्रू अ हाइट ऑफ दिस मच 16 मीटर इन 5 सेकंड। अब बोला गया कि एनर्जी स्पेंड। अब जैसा मैंने आपको बताया कि आइडियल केस में जितना वर्क उतना ही एनर्जी हम लेते हैं, तो एनर्जी स्पेंट हमें पूछा गया है, तो हम क्या फाइंड कर लेंगे कि हमने वर्क कितना किया इस लोड को ऊपर उठाने में। तो हम वर्क कितना करेंगे, देखिए वर्क हमने कितना किया, लोड। अब देखिए जितना लोड है, जितना बॉडी का वेट है, कम से कम उतना फोर्स तो हमें लगाना ही पड़ेगा ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर के डायरेक्शन में। तो हमें पता चल गया कि वर्क करने के लिए हमें फोर्स कितना लगाना पड़ेगा। अब देखिए ऑब्वियसली हम फोर्स ऊपर लगा रहे हैं और बॉडी भी ऊपर आ रहा है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा का वैल्यू 0। तो F की जगह हम क्या लेंगे, जो इसका लोड का वैल्यू दिया है, वेट दिया है 750 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कितना 16 मीटर। तो ये दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वर्क डन आ जाएगा, है ना। और ये वर्क डन हमारा किस में आएगा, जूल में आएगा। ओके, तो ये हमारा एनर्जी, जितना हमारा वर्क का वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा, एनर्जी का भी वैल्यू हो जाएगा। तो आप यहां ऐसे लिख सकते हैं कि एनर्जी हमारा किसके इक्वल हमने लिया है, वर्क डन के इक्वल हमारा एनर्जी आ गया। तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं, जूल में आ जाएगा आपका वैल्यू। और फिर पावर फाइंड करना है, तो पावर के लिए क्या करेंगे, देखिए फिर से वही चीज, पावर क्या हो जाएगा, वर्क बाय टाइम या एनर्जी बाय टाइम, हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो वर्क हमें दिख रहा है या एनर्जी 750 इंटू 16 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा ये सब करने में, 5 सेकेंड, है ना। अब देखिए यहां ये केस दिया गया कि 100% इफिशिएंट है। 100% इफिशिएंट होने का मतलब क्या होता है कि जितना हम वर्क इनपुट दे रहे हैं उतना ही वर्क आउटपुट हो रहा है, या जितना हम एनर्जी इनपुट दे रहे हैं उतना ही एनर्जी आउटपुट हो रहा है, मतलब एनर्जी का लॉस नहीं होता है। उस केस में हम बोलते हैं कि 100% इफिशिएंट है मशीन, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये आइडियल केस है। तो देखिए ये सारा चीज हमने लिया है ऐसा यूनिट में, तो हमारा पावर भी इसको सॉल्व करने पे किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा ऐसा यूनिट में, मतलब वॉट में आ जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं 150 इंटू 16, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा वॉट में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अ बॉय टेक्स 3 मिनट्स टू लिफ्ट अ 20 लीटर वाटर बकेट फ्रॉम 20 मीटर डीप वेल। अब जैसे एक पिक्चराइजेशन हम इसका कर लेते हैं। देखिए ये हमारा डीप वेल है, यहाँ पे एक बकेट रहा होगा जिसको इसे उठा के लाना है, मतलब ये अंदर में, ये ऐसे करके बता देता हूं, इसको यहां से यहां तक लेके आना है बकेट को। कितने डेप्थ में था ये, 20 मीटर डेप्थ में था वेल में। तो ऑब्वियसली इसको ऊपर उठाना है तो फोर्स तो ऊपर ही लगाना पड़ेगा ना, ग्रेविटी के अगेंस्ट।
कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? जितना इस बकेट का वेट है। अब देखिए बकेट में हमें कितना लीटर वाटर भरा हुआ है ये दिया गया है। अब ये लीटर क्या है? वॉल्यूम दिया गया है वाटर का। तो पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा इस वॉल्यूम के हेल्प से कि मास ऑफ वाटर कितना है दैट इज इनसाइड द बकेट, या फिर वेट उसका कितना है। तो जितना वेट होगा उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। है बहुत आसान सा चीज, लेकिन ये कुछ आपको रिलेट करना पड़ेगा कि वॉल्यूम के हेल्प से आपको पहले मास निकालना है और फिर मास के हेल्प से वेट निकालना पड़ेगा बकेट का दैट इज फिल्ड विथ वाटर, और फिर हम पता चल जाएगा कि ये बॉय कितना फोर्स लगा रहा है वो हमें पता चल जाएगा। तो देखिए हम पहले फाइंड करते हैं कि मास ऑफ बकेट कितना है। मास ऑफ बकेट मैं ऐसे करके लिख लेता हूं mb, मतलब मास ऑफ बकेट कितना हो गया इसका। देखिए वॉल्यूम दिया गया है, तो वॉल्यूम आपको पता होगा कि वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर देंगे तो मास आ जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। तो अगर मास निकालना है तो क्या कर देंगे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, जो कि हमें दिख रहा है। अब देखिए क्या होगा, ये हो गया हमारा बच्चों, ये 20 लीटर ऑफ वाटर है। तो मैं एक स्टेप लिख देता हूं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करेंगे हम इसके लिए। और वॉल्यूम हमारा कितना लीटर में है, तो आपको शायद पता हो कि 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब होता है। 1 लीटर में अगर हम लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहें, मैं लिख देता हूं आपके लिए रिलेशन। ये सब आपके लिए बहुत जरूरी है, तो आप इसको नोट करते भी चलना, क्योंकि ये जरूरी ही आपके काम आ जाएगा, है ना। 1 मीटर क्यूब में बच्चों होता है 1000 लीटर, है ना, 1000 लीटर होता है। तो अगर लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करना है, देखिए क्या होगा 1/1000। इसका मतलब कि 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब हो गया? 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ये हो गया हमारा, है ना। तो 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ये लीटर को हमें चेंज करना है 20 लीटर को मीटर क्यूब में। तो क्या करेंगे? अब मीटर क्यूब में चेंज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ हमें वॉल्यूम दिख रहा है, ये डेंसिटी दिख रहा है केजी पर मीटर क्यूब में। अगर ये केजी पर लीटर दिया रहता तब इतना कुछ करने का जरूरत ही नहीं था। तो यहाँ पे अब देखिए हमने किया वॉल्यूम के लिए क्या किया, 20 इंटू 10⁻³ ये आ गया मीटर क्यूब में, और फिर डेंसिटी हमारा दिया गया 10⁻3। तो आपको जैसा दिख रहा होगा यहाँ से 10⁻³ और 10⁻3, ये बेस से हमें पावर ऐड हो जाएगा, मतलब 10⁻0 मतलब 1। तो ये आ गया बच्चों 20 kg, मास आ गया हमारा 20 kg। बाकी सारा चीज मैं हटाता हूं, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था ये सब। तो देखिए अब यहां से हमें मास पता चल गया, तो वेट कितना हो जाएगा? वेट ऑफ द बकेट कितना आ जाएगा? 20 kg। आपको g का वैल्यू दिख रहा है 9.8, तो वेट क्या होता है? m इंटू जी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 20 इंटू जी का वैल्यू है 9.8, तो ये किस में आ जाएगा? न्यूटन में, ऑब्वियसली, क्योंकि ये केजी में है और ये न्यूटन पर केजी में गिवन है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 196 न्यूटन। तो वेट फाइंड करके हमें फायदा क्या हुआ, हमें ये पता चल गया कि ये जो बॉय है या फिर इसके फादर जो है, दोनों लोगों का काम का या पावर का कंपैरिजन करने बोला जा रहा है। तो हम दोनों में फाइंड कर सकते हैं कि कितना फोर्स लगाना पड़ेगा दोनों को ही। तो पहले हम बॉय का देख लेते हैं। तो देखिए कंपेयर करने बोला गया वर्क डन, तो ये हमारा पार्ट ए। कंपेयर करना बोला गया है वर्क डन बाय बॉय, तो ये इसके लिए मैं कैपिटल बी लिख देता हूं बच्चों ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। ये बी इट वाज फॉर बकेट, है ना। और फिर वर्क डन बाय फादर। कंपेयर करने जब भी बोला ना, मतलब दोनों का रेशियो निकालना है। तो वर्क डन को कंपेयर करना है, तो देखिए हम क्या करेंगे, ये हमारा सब पार्ट ए का 1 है, तो वर्क डन के लिए क्या करेंगे, फोर्स ऊपर लगाना है और डिस्प्लेसमेंट भी बकेट का ऊपर ही हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे डायरेक्टली, एफ इंटू एस बाई एफ इंटू एस। अब देखिए दोनों के लिए एफ एफ क्यों लिया है, क्योंकि दोनों लोगों को, बॉय हो या फादर हो, दोनों को उसी बकेट को उठाना है, तो फोर्स तो उतना ही लगाना पड़ेगा। तो दोनों के लिए फोर्स सेम, जो भी हमारा वैल्यू है वो हम लिख देंगे यहाँ पे, जैसे 196 है न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों, दोनों के लिए 20 मीटर डीप वेल है, तो दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही 20 मीटर, 196 इंटू 20 मीटर। तो देखिए दोनों के लिए ये क्या आ गया, 1:1। ये आपको करके दिखाना है, ये नहीं कि डायरेक्टली 1:1 लिख दीजिएगा, ये आपको दिखाना पड़ेगा, सब्जेक्टिव पेपर है इसलिए। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, पावर को कंपेयर करना। अब देखिए दोनों के लिए ही टाइम दिया गया है कि द बॉय टेक्स 3 minutes whereas the father does it in 2 minutes। तो दोनों के लिए टाइम अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, देखिए सब पार्ट 2 में क्या करेंगे, दोनों के पावर को कंपेयर करना है। तो पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो इसके लिए हम करेंगे वर्क डन बाय बॉय बाय टाइम टेकन बाय बॉय, और फिर डिवीजन, तो डिवीजन दे दिया, फिर पावर ऑफ फादर, तो ये वर्क डन बाय फादर डिवीजन टाइम टेकन बाय फादर। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, ये तो हो जाएगा ऐसा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। अब देखिए आपको दिख रहा है कि WB बाई WF का वैल्यू तो पहले ही पता है, दैट इज 1:1। WB बाई WF का वैल्यू हमें पहले ही पता है, हमें लिखना क्या है यहाँ पे, TF बाई TV, मतलब टाइम टेकन बाई फादर कितना है, देखिए 2 minutes,
और टाइम टेकन बाय बॉय है 3 मिनट्स। अब देखिए यहाँ पे मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने का जरूरत इसीलिए नहीं पड़ा क्योंकि ये तो रेशियो है, तो यूनिट्स तो खुद ही कैंसल्ड हो जाएंगे, इसलिए नहीं किया। और WB/WF का वैल्यू दिख रहा है हमें 1:1, तो ये क्या आ गया बच्चों 2:3, है ना। तो ये सब पार्ट ए हो गया। सब पार्ट बी देखिए क्या पूछा है, हाउ मच वर्क ईच डज। तो हमने ये चीज कर लिया यहाँ पे, वही हम यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं कि दोनों ने ही कितना काम किया है। WB = WF = F × S, मतलब 196 × 20 ऐसे करके ये हमारा इतना जूल आ जाएगा, है ना। तो इट इज क्वाइट सिंपल। इसमें बेसिकली हमने सीखा क्या, ये वाला पार्ट सीखा कि वॉल्यूम के हेल्प से हम मास पहले फाइंड कर रहे हैं, फिर मास से वेट फाइंड कर रहे हैं, और वेट पता चलने के बाद हमें फोर्स पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, अ पंप इज यूज्ड टू लिफ्ट 500 kg ऑफ वाटर फ्रॉम अ डेप्थ ऑफ 80 मीटर इन 10 सेकंड्स। बिल्कुल कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें एक नया पार्ट हम सीखेंगे सब पार्ट सी। तो ये सब पार्ट ए में हम डायरेक्टली कर लेते हैं। क्या होगा देखिए, वर्क डन बाय पंप क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इसको ऊपर उठाना है तो फोर्स द एक्सर्टेड बाय द पंप विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज द डिस्प्लेसमेंट विल बी आल्सो। तो F × S, और फिर फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, देखिए मास है 500 kg और G का वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम वेट ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, वेट एक स्टेप में लिख देता हूं, वेट ऑफ वाटर × S। वेट कितना हो जाएगा, मास दैट इज 500 kg × G का वैल्यू 10। ये आ गया वेट न्यूटन में, क्योंकि दोनों चीज ऐसा यूनिट में। फिर डिस्प्लेसमेंट के लिए देखिए, डिस्प्लेसमेंट कितना लाना है ऊपर, 80 मीटर। अब ये चीज हम सॉल्व करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा 40 और फिर 4 zeros और है ना, 4 zeros इसके और फिर 8 5 40। ठीक है, देखिए ये हमारा वर्क डन आ गया, इतना जूल वर्क हमने किया, पंप ने इतना वर्क किया। फिर देखिए पावर एट विच द पंप वर्क्स, ये जो बोला जाता है ना पावर एट विच द पंप वर्क्स और एनी बॉडी वर्क्स, तो इसका मतलब कि एग्जैक्टली जो पावर यूज हम कर रहे हैं वो कितना है, यूजफुल पावर, या उसी को हम बोलते हैं पावर आउटपुट, मतलब जो हमें रिजल्ट मिल रहा है, जो एक्चुअली हम यूज कर रहे हैं जो पावर, है ना। तो देखिए पावर हमसे पूछा गया पावर एट विच द पंप वर्क्स, का मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं, हमें क्या निकालना है, पावर आउटपुट, या फिर इसी को हम बोलते हैं यूजफुल पावर। ये टर्म्स आपको मिल सकता है, इसलिए मैंने दोनों चीज लिख दिया है। तो पावर आउटपुट हमें निकालना है, तो देखिए इसके लिए हमें एग्जैक्टली क्या करेंगे, जो हमारा ये वर्क किया है पंप ने, यही तो है वर्क आउटपुट जो हमें एज अ रिजल्ट मिल रहा है। तो ये रहा हमारा वर्क आउटपुट बाय टाइम टेकन। तो वर्क आउटपुट देखिए हमें दिख रहा है, वर्क आउटपुट कितना है 40 और 5 zeros है, हाँ ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये बच्चों, ये वर्क आउटपुट पूरा नहीं लिखा है, आप समझ जाइएगा। फिर टाइम कितना लगा है इन सबको करने में, 10 सेकंड लगा है। तो देखिए 10 सेकंड, ये जूल में, ये सेकंड में, तो ऑब्वियसली दोनों ऐसा यूनिट में है, तो ये हमारा पावर आ जाएगा किसमें, ये 1 0 तो कैंसिल हो गया, तो 40,000 वॉट, है ना। ये आ गया हमारा पावर आउटपुट। अब देखिए दूसरे पार्ट में क्या पूछा गया, पावर रेटिंग ऑफ द पंप। पावर रेटिंग का मतलब जो उस अप्लायंस के ऊपर, मोटर के ऊपर, आप देखते होंगे घर में कि कोई भी अप्लायंस उठाया तो उस पे पावर रेटिंग उसका लिखा रहता है, पावर डैश वोल्ट में, मतलब वॉट और वोल्ट लिखा रहता है। तो पावर रेटिंग जो लिखा है वो है पावर इनपुट, मतलब उतना पावर उसको चाहिए कम से कम प्रॉपरली वर्क करने के लिए। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, सब पार्ट सी, इफिशियंसी होता है बच्चों पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट, या फिर वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट। तो हमसे क्या पूछा गया, पावर रेटिंग पता करने, मतलब पावर इनपुट पता करने। तो हम क्या करेंगे, इफिशियंसी होता है 40 दिया गया है, तो 40% मतलब 40/100 इक्वल पावर आउटपुट हमारा दिख रहा है हमें कितना आ गया, 40,000 वॉट, 40,000 वॉट, और डिवाइडेड बाय पावर इनपुट तो हमें निकालना ही है, मतलब पावर रेटिंग हमें निकालना। अब देखिए यहां से ये आपको दिख रहा होगा कि 40 से 40 कैंसिल्ड हो जाएंगे, मतलब यहां 5 zeros बचेंगे हमारे पास। तो ये पावर इनपुट देखिए क्या आ जाएगा हमारा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, तो यहां पे हमारे पास ये आ जाएगा 10⁵ वॉट, है ना, क्योंकि यहां से 1 0 से ये 0 कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, 5 0 यहां पे बचेंगे, 4 से 4 कैंसिल। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं इसको 100 किलोवाट भी लिख सकते हैं, इट डजंट मैटर। अगर क्वेश्चन में नहीं बोला गया कि इसी यूनिट में चाहिए तो आप इसको वॉट में भी छोड़ सकते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, एन ऑक्स कैन अप्लाई अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ इतना 1000 न्यूटन and it is taking part in a cart race and is able to pull the cart at a constant speed of इतना while making at its best effort. Calculate the power. अब देखिए पावर के लिए आप सोचेंगे कि पावर के लिए तो वर्क बाई टाइम या एनर्जी बाई टाइम, और इसमें ना वर्क दिया गया है ना एनर्जी दिया गया है, सिर्फ फोर्स दिया गया है, और ये कितना स्पीड से भाग सकता है, मैक्सिमम कितने स्पीड से वो दिया गया है। तो देखिए हम एक स्टेप में लिख देता हूं आपके लिए, पहले पावर होता है बच्चों वर्क बाई टाइम,
जहां पे आप वर्क की जगह क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, और फोर्स इंटू देखिए डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, दैट इज एफ इंटू वी। तो हम इसी का यूज करने वाले हैं और आपको ये डिराइव करके वहां दिखाने का जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली पावर इक्वल टू एफ इंटू वी से ही काम शुरू कर सकते हैं। तो एफ की जगह देखिए हमने क्या लिखा, 1000 न्यूटन, और वेलोसिटी दैट इज द स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए दोनों ऐसा यूनिट में, तो ऑब्वियसली ये जो हमारा पावर है ये भी किस में आएगा, ऐसा यूनिट में आएगा, मतलब वॉट में आएगा, है ना। इट इज क्वाइट सिंपल। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो बॉडी, अब देखिए अब हम एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। अभी तक हमने जो भी किया वह वर्क और पावर से रिलेटेड था, अब जो हम करने वाले हैं वो एनर्जी से रिलेटेड है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हमने किया ये भी पावर से रिलेटेड था, कुछ नया फॉर्मूला हमने देखा यहाँ पे। अब ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। देखिए दो बॉडी है, दोनों का मास सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग हाइट्स पे, h और 2h पे। तो आपको पता होगा कि पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी इंटू एच। तो देखिए दो बॉडीज का कंपेयर करना है, तो मान लेते हैं हम बॉडी का नाम कुछ भी दे देते हैं, ए और बी। तो हमें दोनों बॉडीज के पोटेंशियल एनर्जी को कंपेयर करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए इज टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी। तो देखिए दोनों का मास सेम दिया गया है, मैं यहां लिख देता हूं, दोनों के लिए मास क्या है, सेम, लेकिन वेलोसिटी अलग अलग है, सॉरी हाइट अलग अलग है। एक के लिए हाइट है h और बी के लिए है हाइट 2h, बी के लिए हाइट है 2h। तो देखिए क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए के लिए क्या, m इंटू जी इंटू एच, हाइट कितना है इसका, h लिया है हमने। फिर उसके लिए मास तो b के लिए सेम ही है, g, h की जगह क्या लिया बच्चों, 2h, है ना। हाइट कितना है इसके लिए, b वाले बॉडी के लिए 2h। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, a b 1 2 कुछ भी। तो mg got cancelled, h got cancelled, we got the ratio of potential energy that is 1:2। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, a box of weight 150 kgf has gravitational potential energy इतना, find the height of the body। अब देखिए हाइट हमें पता करना है। अब देखिए एक चीज आप यहां से क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, m इंटू जी इंटू एच। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे वेट तो दिया हुआ है ऑलरेडी, और वेट क्या होता है, m इंटू जी। आप दो तरीके से इसको सोच सकते हैं। तो पहला तरीका ये है सोचने का कि m इंटू जी तो वेट होता है, और वेट दिया ही हुआ है 150 kgf। तो पहले इसको kgf को न्यूटन में चेंज करेंगे। तो यहां हमें दिख रहा है कि g का वैल्यू क्या लेना है, 9.8 न्यूटन पर केजी लेना है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, m इंटू जी के जगह डायरेक्टली वेट रख लिया, दैट इज 150 kgf, और उस kgf में 1 kgf में 9.8 न्यूटन, तो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 150 में हमने मल्टीप्लाई कर दिया 9.8। अब ये आ गया पूरा हमारा वेट, और h हमें दिख रहा है, अच्छा h हमें फाइंड करना है, तो h हम ऐसे ही रहने देते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू दिख रहा है 14700। अब देखिए आपको यूनिट्स का ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ ये ऐसा यूनिट में पोटेंशियल एनर्जी, तो बाकी सारा चीज भी हमें ऐसा यूनिट में रखना पड़ेगा। जैसे ये वेट को हमने किस में रखा है, m इंटू जी का जो हमारा वैल्यू है, जो वेट है उसको किस में रखा हमने, न्यूटन में। ये हमारा वैल्यू किस में है, न्यूटन में है ना। अब देखिए यहां से आप h का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये डेसिमल हट जाएगा इसका, 0 से मल्टीप्लाई करने पे। तो 14700 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 98, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इससे आपका हाइट का वैल्यू आ जाएगा, है ना। ओके चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है a boy weighing 25 kgf climbs up from first floor at a height of 3 meter above the ground। देखिए ये फर्स्ट फ्लोर पे मान लीजिए, और इसका ग्राउंड से हाइट कितना है, 3 मीटर। ये यहां से चढ़ता हुआ कहां चला गया, थर्ड फ्लोर पे। ये आ गया मान लीजिए यहां पे थर्ड फ्लोर पे, जिसका की हाइट कितना है, 9 मीटर अबव द ग्राउंड। तो इसका हाइट है 9 मीटर अबव द ग्राउंड। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ। तो देखिए जब ये यहां पे था फर्स्ट फ्लोर पे, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हाइट कितना लेते हैं, m इंटू जी इंटू हाइट के जगह 3, और जब थर्ड फ्लोर पे आ गया तो m इंटू जी इंटू हाइट के जगह 9। तो इंक्रीज कितने से हो गया, तो इंक्रीज के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे लिख लेते हैं, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, तो इंक्रीज या चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mg। मान लीजिए इस वाले हाइट को मैं h2 बोल देता हूं, और ये जब फर्स्ट फ्लोर पे जब था तो उस वाले हाइट को h1 बोल देता हूं। तो देखिए यहां वाला पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh2 में से mgh1 को माइनस कर देते हैं। तो आपको दिख रहा होगा m और g तो कॉमन ले लेंगे हम, बचेगा क्या, h2 माइनस h1, जिसमें इसका मास दिया गया है 25, इसका वेट दिया गया 25 kgf, और देखिए g का वैल्यू दिया है, तो इसको न्यूटन में फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हाइट वगैरह ये सब किस में है, ऐसा यूनिट में, मीटर में। तो क्या करेंगे,
25 kgf दिया हुआ था, इसका वेट ऑलरेडी m इंटू जी क्या होता है वेट, तो हम डायरेक्टली यहाँ 25 kgf में मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा यहाँ 10 दिया गया तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये किस में आ गया, न्यूटन में आ गया। h2 माइनस h1 दैट इज 9 माइनस 3 दैट विल बी 6, तो ये आ गया 250 इंटू 6 दैट विल बी 1500 जूल। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक ब्लॉक है हमारे पास जिसका वेट गिवन है 100 न्यूटन और इसको एक स्लोप हमें दिया गया, या यहां पे आपको फोर्स दिख रहा होगा कि अलोंग द स्लोप हमने फोर्स लगाया इतना का, और फोर्स कितना लगा ये भी गिवन है दैट इज 100 न्यूटन। फाइंड क्या करना है, वर्क डन बाय द फोर्स मूविंग द ब्लॉक 5 मीटर अलोंग द स्लोप। तो सिंपल है, हम फोर्स जिधर लगा रहे हैं ये डिस्प्लेस भी उधर ही होगा, उसी डायरेक्शन में जा रहा है ना, यहां से मूव करता हुआ यहां तक आ जाएगा, तो फोर्स जिधर डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम। तो हम क्या करेंगे, सब पार्ट ए में क्या करेंगे डायरेक्टली, W इक्वल एफ एस कॉस थीटा के जगह 0 लेंगे, तो F का वैल्यू 100 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना 5, तो दोनों ऐसा यूनिट में थे तो हमारा वर्क भी ऐसा यूनिट में जूल में आ गया। दूसरा पार्ट देखिए क्या पूछा गया, व्हाट इज द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक है। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम इसको यहां से ऐसे धक्का दे के ले जा रहे हैं कि डायरेक्टली अगेंस्ट ग्रेविटी इसको हमने ऊपर के डायरेक्शन में अपलिफ्ट कर लिया। पोटेंशियल एनर्जी को सिर्फ किससे मतलब है, अपने हाइट से मतलब है कि वो कितने हाइट पे। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हमसे पूछा गया है दैट इज डेल्टा पीई, कितना होगा mgh, तो m इंटू जी क्या होता है वेट, जो कि पहले ही से दिया हुआ है 100 न्यूटन, रख देते डायरेक्टली 100 न्यूटन इंटू हाइट कितने से बढ़ा, देखिए जब ये यहां पे था तो इसका हाइट 0, रेफरेंस लेवल हाइट 0, और जब ये यहां पे आ गया तो देखिए इसका जमीन से ऊपर हाइट कितना है 3 मीटर, तो हम यहां रख लेते हैं 3 मीटर, तो ये कितना हो गया 300 जूल। अब देखिए थर्ड पार्ट क्या है, अकाउंट फॉर द डिफरेंस इन वर्क डन एंड द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए वर्क कर हम 500 जूल, लेकिन एनर्जी सिर्फ इसमें कितना स्टोर्ड हुआ 300 जूल, तो बाकी 200 जूल कहां गया, फ्रिक्शन को ओवरकम करने में, जिसके वजह से क्या होगा, ये जो ब्लॉक है और इंक्लाइन प्लेन है दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा, जिसके वजह से कुछ एनर्जी हमारा हीट के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, दैट इज वेस्ट, है ना, जो हमारे किसी काम का नहीं है। तो आप इसका रीजन ये बता सकते हैं कि सम पार्ट ऑफ द वर्क डन इज wasted to overcome the friction which is converted into unuseful form of energy, that is heat energy। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, स्पीड ऑफ कार इज हाफ्ड, हाउ डज इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंज। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिला ना, अब जैसे ये कार है तो कार वही है, उसका स्पीड हाफ कर दिया गया है, तो पहले मैं आपको एक तरीका बता देता हूं जिससे आप बहुत आसानी से ऐसा न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। जैसे देखिए काइनेटिक एनर्जी है, तो अब हमारे पास कार वही है लेकिन उस कार का स्पीड चेंज कर दिया गया, तो 1/2 तो कांस्टेंट है और मास भी कांस्टेंट है, मतलब वही कार हम यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास ये देखिए रिलेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। तो जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन मिले कि पहले इतना था बाद में कितना हो गया, कैसे चेंज हो गया, तो देखिए पहले वाले को हम मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी को K1 और बाद वाले को मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी 2, नया वाला जो काइनेटिक एनर्जी है। तो जब भी ऐसा है ना, तो जो दोनों का रेशियो निकालते हैं पुराने वाले और नए वाले का, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखिए, अब ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर, मतलब पहले का जो वेलोसिटी था उसका स्क्वायर बाई जो नया वेलोसिटी है उसका स्क्वायर। तो यहाँ 1 तो इसके सामने 1, 2 के सामने 2, क्योंकि डायरेक्टली है। यही अगर इनवर्सली रहता तो यहाँ 1 के सामने 2, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है ना। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी 1 बाई काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल वेलोसिटी पहले का हमें नहीं पता है, तो मैं लिख देता हूं कि पहले का जो वेलोसिटी v1 था उसको हम v मान लेते, तो v2 देखिए क्या हो गया, हाफ हो गया, v2 क्या हो गया, हाफ हो गया पहले वाले का, मतलब पहले v था तो बाद में v/2, तो यहाँ v1 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर बाई v2 के जगह क्या लिखेंगे, v/2 का स्क्वायर, तो v/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये v स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चला जाएगा, देखिए v स्क्वायर गॉट कैंसल्ड, यहां से हमें क्या मिला, काइनेटिक एनर्जी 1 बाई काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल 4। तो काइनेटिक एनर्जी 2 ही तो हमें निकालना था कि नया वाला जो काइनेटिक एनर्जी है वो कैसे अफेक्टेड होगा, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये उधर चला गया, ये इधर आ गया 4, तो जो पुराना काइनेटिक एनर्जी था उसका 1/4 हो जाएगा नया वाला काइनेटिक एनर्जी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार है, इसका स्पीड दिया गया है, और एक दूसरा और कार है सिमिलर कार, उसका भी स्पीड दिया गया, और दोनों के काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है। तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है, तो कार का नाम नहीं दिया गया है कुछ, शायद हाँ नहीं दिया गया है, तो आप कुछ भी नाम ले लें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार ए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार बी, दोनों को कंपेयर करना है, तो हाफ एम वी ए लिख लेते हैं ऐसे, बी ए मतलब कार ए का जो वेलोसिटी था उसका स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय हाफ एम दूसरा जो कार था जिसको हमने बी का नाम दे रखा है,
वो उसका वेलोसिटी का स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, m दोनों का मास, तो एक स्टेप मैं लिख देता हूं आपके लिए, एम वी ए स्क्वायर बाई 2 और ये मल्टीप्लाई का साइन देंगे तो उल्टा हो जाएगा 2 बाई एम वी बी स्क्वायर। आपको दिख रहा होगा 2 गॉट कैंसल्ड, एम दोनों कार सिमिलर है, मतलब दोनों का मास हमें सिमिलर लेना है ना। ऐसा जो टर्म्स हमें मिलता है उसको आपको कैसे सोचना है उसके क्वेश्चन को पढ़ के, ये मैं बता रहा हूं आपको। तो मास सेम है। अब देखिए वी आर लेफ्ट विद वी ए स्क्वायर एंड वी बी स्क्वायर। तो वी ए, अब देखिए पहले वाले कार का वेलोसिटी हमारा क्या है 15 किलोमीटर पर आवर। जनरली किसी भी क्वेश्चन में हम पहले मीटर पर सेकंड में कर लेते थे, लेकिन ये रेशियो निकालने बोला गया, इसलिए कन्वर्जन का जरूरत नहीं क्योंकि यूनिट्स तो खुद ही कट जाएगा। तो 15 किलोमीटर पर आवर मतलब वीए का स्क्वायर, तो 15 इंटू 15 बाय वीबी कितना है 30, तो 30 इंटू 30। अभी आपको दिख रहा है कि ये 15 से 2 टाइम्स है, 15 से 2 टाइम्स है, मतलब 1/4 है ना। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए और ट्रक विंग। देखिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन में हमारे पास ट्रक का वेट गिवन है, चेंजेस इट स्पीड फ्रॉम 36 टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट्स। ये सारा कुछ करने में ट्रक को कितना टाइम लगा 2 मिनट्स। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द इंजन। ऑब्वियसली जो ट्रक चल रहा है या कोई भी व्हीकल चलता है तो उसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इंजन। इंजन ही तो वर्क कर रहा है जिसके वजह से वो व्हीकल आगे बढ़ता है। तो अब हमसे वर्क पूछा गया और वर्क के लिए हमें चाहिए फोर्स, डिस्प्लेसमेंट। ना फोर्स दिख रहा है ना डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है। तो जब भी ऐसा कंडीशन आया कि ना फोर्स है ना डिस्प्लेसमेंट है लेकिन वर्क फाइंड करना है, तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज कर सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताता है कि द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, है ना। ये ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में सारा कुछ मैंने बताया हुआ है, आप देख सकते हैं उसे। अभी फिलहाल हम इस पे फोकस करते हैं। तो ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले इसको सॉल्व करने के लिए। अब देखिए यहां दिक्कत क्या है, इसका वेट गिवन है, तो वेट के हेल्प से हम देखिए क्या करने वाले हैं। 1000 kg एफ है वेट, तो मास क्या हो जाएगा 1000 kg, क्योंकि हमें यहाँ पे मास का जरूरत है, वेट का जरूरत नहीं है। तो और इसका स्पीड दिया गया, देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितना है 36 किलोमीटर पर आवर, तो इसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं, दैट विल बी 10 मीटर पर सेकंड। और v हो जाएगा 72, 5/18 से करेंगे तो आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। और टाइम हमारा देखिए कितना दिया है, टाइम दिया गया है 2 मिनट, तो उसको हम सेकंड में लिख लेते हैं, डायरेक्टली लिख लेते हैं 120 सेकंड। ओके अब हम अपना काम कर सकते हैं, वर्क डन बाय द इंजन फाइंड करना है ना। तो जब भी आपको कोई चीज सॉल्व करना होता है तो उसमें जो प्रिंसिपल जो लॉ आप यूज कर रहे हैं वो बता देना। जैसे इसमें हम वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज कर रहे हैं तो हम पहले लिख देंगे अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, और फिर ये लिख के तब आगे का काम करना है सब्जेक्टिव पेपर में, नहीं तो इसके लिए मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो देखिए वर्क डन बाय इंजन हमारा कितना हो जाएगा, हाफ और m तो दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं और m का वैल्यू हमें दिख रहा है, तो 1000 kg हमने कॉमन ले लिया। अंदर में क्या बचा v स्क्वायर, v कितना है 20, 20 का स्क्वायर कर देते, चलिए एक स्टेप लिख देते हैं, 20 का स्क्वायर माइनस u कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर। अब यहां से आपको दिख रहा होगा कि ये तो 500 हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 500 इंटू ये 400 माइनस 100 मतलब 300। यहां से हमें क्या मिल गया 15 मतलब 15 और 4 zeros। ये बच्चों आ गया हमारा वर्क डन बाय द इंजन। तो जब भी ऐसा कंडीशन आता है आप वर्क एनर्जी थ्योरम का काम करके यूज करके काम कर सकते हैं। दूसरा पावर फाइंड करना। अब देखिए सेकंड पार्ट में पावर फाइंड करना है, तो पावर क्या हो जाएगा वर्क बाय टाइम। वर्क हमने फाइंड कर ही लिया है 1,50,000 जूल, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा है 120 सेकेंड लगा है। तो दोनों चीज ऐसा यूनिट में है तो हमारा पावर आ जाएगा वॉट में, आप ये फाइंड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वॉट है बच्चों, कैपिटल W मतलब वॉट, और पूरा लिखना है तो स्मॉल w से स्टार्ट करना है। नेक्स्ट देखिए क्या है, हाउ मच वर्क इज नीडेड टू बी डन ऑन अ बॉल ऑफ मास 50 ग्राम टू गिव इट मोमेंटम ऑफ 5 kg मीटर पर सेकेंड। पहले एक चीज मैं आपको रिव्यू करवा देता हूं, मोमेंटम होता क्या है, ये होता है मोमेंटम, है ना। अब देखिए ऑब्वियसली ये मोमेंटम हमारे पास गिवन है, अब मोमेंटम के हेल्प से हमें फाइंड क्या करना है, वर्क डन हमें फाइंड करना। अब जरा सोचिए एक बॉल है, उसमें अगर उसको हम फेंकेंगे मतलब वो मोशन में आया तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगा, तो ऑब्वियसली हमने फोर्स लगाया और वो बॉल मूव कर रहा था, मतलब हमने उस पर वर्क किया। तो इनडायरेक्टली हमसे इसमें क्या पूछा जा रहा है कि वर्क डन फाइंड करने के लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा कि उसमें काइनेटिक एनर्जी कितना है। ऑब्वियसली जितना एनर्जी होगा आइडियल केस में, जितना काइनेटिक एनर्जी उसमें होगा बॉल में, वो किस वजह से होगा, ड्यू टू द वर्क डन ऑन द बॉल। तो हमें इनडायरेक्टली फाइंड क्या करने बोला गया है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने बोला गया है। और इसके लिए मैं आपको रिलेशन बता देता हूं, रिलेशन बहुत आसान से आपको याद रहेगा, और नहीं भी याद रहा तो आप 1 मिनट के अंदर ये चीज कर भी सकते हैं। जैसे देखिए
पी स्क्वायर इक्वल होता है 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, जहां पे p क्या है, मोमेंटम है, और ये मास है और ये काइनेटिक एनर्जी है। अब देखिए इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, मोमेंटम दिया गया है ना कि उस बॉल में 5 kg मीटर पर सेकंड का मोमेंटम आए, उसके लिए हमें वर्क कितना करना पड़ेगा। तो हम पहले काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेते हैं इससे। ये कितना हो गया, p का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर तो 25, 2m मास दिया गया। अब देखिए ये ग्राम में है और ये है kg मीटर पर सेकंड, तो आपको पता है ग्राम को kg में कन्वर्ट करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड करके। अब देखिए यहां से काइनेटिक एनर्जी हमारा आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, ये ऊपर आया 100 और डिवाइडेड बाय 1000 इनटू काइनेटिक एनर्जी, और इधर है 25। तो आपको दिख रहा है 20 कैंसिल, ये आ गया इधर, मतलब 250 जूल काइनेटिक एनर्जी होगा इस बॉल में। अब ये काइनेटिक एनर्जी आएगा कहां से, वर्क करने से ही तो आएगा। बिना वर्क किए हुए किसी भी बॉडी में खुद से एनर्जी ना आएगा ना बढ़ जाएगा, है ना। तो हम इसके बाद लिखेंगे therefore work done on the ball is equals to kinetic energy possessed by it, that is 250 जूल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक बॉक्स दिया हुआ है जिसका मास है 20 kg एंड द मैन इज कैरिंग द बॉक्स, वेट्स फॉर 5 मिनट्स फॉर अ बस, ठीक। अब देखिए हमें फाइंड करना है कि कितना एनर्जी गेन हुआ किस किस केस में। तो पहला वाले केस में देखते हैं। अब ये इस बॉक्स को पकड़ के सिर्फ वेट कर रहा है, खड़ा है, ना मोशन में है ना बॉक्स को उठा रहा है, मतलब जितना एनर्जी था उतना ही रहेगा। मतलब इस केस में कोई भी गेन नहीं होगा पोटेंशियल एनर्जी में या काइनेटिक एनर्जी में, किसी में भी। देखिए सब पार्ट बी क्या है, रन्स कैरिंग द बॉक्स विद स्पीड इतना। अब ये जब दौड़ने लगेगा तो ऑब्वियसली बॉक्स हो या उसमें खुद कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो हमसे पूछा गया है कि गेन्ड बाय द बॉक्स, एनर्जी गेन्ड बाय द बॉक्स कितना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी होगा बॉक्स में, क्योंकि नाउ द बॉडी और द मैन और द बॉक्स इज इन मोशन, तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम मास दिया गया है बॉक्स का 20 kg और वेलोसिटी भी दिया हुआ 3 मीटर पर सेकंड, मतलब 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया। ये देखिए कितना आ गया, 90 जूल काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया इसमें। अब लास्ट पार्ट क्या है देखिए, रेजेस द बॉक्स बाय 0.5 मीटर। अब ऑब्वियसली इसको उठा रहा है, इसका पोजीशन चेंज कर रहा है, रेज कर रहा है, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें फॉर्मूला पता है mgh। मास दिख रहा है 20 kg, g का वैल्यू 10 है और h कितना है 0.5, तो 20 इंटू 10 इंटू हाइट कितना 0.5। अब देखिए सारा कुछ ऐसा यूनिट में, तो हमें कुछ कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं पड़ा। अब यहां से दिख रहा है कि ये 5 इंटू 2 मतलब ये आ गया 100 जूल। ओके, तो इट इज क्वाइट सिंपल, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है, हमसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अब देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना हमारा, अभी तक हमने जितना डिस्कस किया उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम, पावर वर्क, ये सारा चीज था। ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है, जिसमें क्या है जरा देखते हैं। एक स्प्रिंग है हमारे पास दैट इज कंप्रेस्ड बाय अ स्मॉल ट्रॉली, और इस ट्रॉली का मास दिया गया है 0.5 kg, है ना। अब बोला क्या गया है, इट इज लाइंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इसलिए बोला गया है ताकि एनर्जी का लॉस ना हो। तो ये हमें बता दिया कि स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अब बोला कि व्हेन द ट्रॉली इज रिलीज्ड इट इज फाउंड टू मूव एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे पूछा है कि ये जो स्प्रिंग है इसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी था। अब जनरली तो हम सोचेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, वो भी स्प्रिंग में, तो इसके लिए तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला हाफ kx स्क्वायर तो होता है, लेकिन अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, 10th तक के ग्रेड में हमें पढ़ना नहीं है। तो हम करेंगे क्या, अब जरा सोचिए, ये ट्रॉली को हमने जब ट्रॉली के हेल्प से स्प्रिंग को जब कंप्रेस करके रखा तो स्प्रिंग में था पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे ही हाथ हटाया छोड़ा तो ये ट्रॉली मोशन में आ गया। तो अब इस ट्रॉली में जो काइनेटिक एनर्जी है ये आ कहां से रहा है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसका सिर्फ फॉर्म चेंज हो रहा है। तो ये स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी जो था वही तो ट्रॉली के काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ। तो हम क्या पता कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम काइनेटिक एनर्जी पता कर लेंगे। किसका, ट्रॉली का। ट्रॉली का काइनेटिक एनर्जी पता करने से हमें क्या पता चल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हमें पता चल जाएगा। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या करेंगे, हाफ मास दिख रहा है ट्रॉली का 0.5 kg और वेलोसिटी कितना है 2, मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ये देखिए कितना हो गया, तो ये हो गया 1 जूल। अब देखिए इसके पहले आपको लिख देना है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये लिखना जरूरी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक बॉल है जिसका मास है 0.2 kg, इट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी इतना, कैलकुलेट द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एज इट गेन्स एज इट गोज अप। अब देखिए ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी निकालने बोल रहा है। अब हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो mgh होता है, हाइट तो दिया ही नहीं गया।
तो हम कैसे करेंगे ये? अब हमें पता है कि जो हम इसको फेंक रहे हैं तो फेंकते वक्त जितना वेलोसिटी है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी है, यही काइनेटिक एनर्जी तो चेंज होगा पोटेंशियल एनर्जी में। मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद क्या होगा? पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी चेंज हो चुका होगा पोटेंशियल एनर्जी में। तो अब देखिए क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, हम फाइंड कर लेंगे कि काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉल, बॉल ही है ना, हाँ, पोजेस्ड बाय द बॉल व्हाइल थ्रोइंग। जब इसको हम फेंक रहे थे तो फेंकते वक्त जितना इसमें काइनेटिक एनर्जी रहा होगा वही ऊपर जाके मैक्सिमम हाइट पे किसमें चेंज हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में। तो हम यहाँ हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, मास दिख रहा है 0.20 kg और इनटू वेलोसिटी हमारा 20, तो 20 का स्क्वायर मतलब 400। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से ये क्या हो जाएगा 0.20 और ये 200 टाइम्स में कट जाएगा इससे। तो देखिए 2 0 तो इसमें लग गया, मतलब ये आ गया 4 जूल, है ना, 4 जूल नहीं, सॉरी 40 जूल, ये आ जाएगा हमारा 40 जूल। ओके, अब देखिए बच्चों, नहीं बच्चों सॉरी फॉर दैट, ये हमारा 4 जूल ही रहेगा, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है देखिए, अ मेटल बॉल ऑफ मास 2 kg इज अलाउड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड। अब देखिए ग्राउंड से कितने ऊपर है? 5 मीटर ऊपर है, मास दिया हुआ है, हमसे पूछा गया, इसको छोड़ दिया गया, फ्रीली ये गिर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो पहले पार्ट में हमसे पूछा गया है पोटेंशियल एनर्जी का जो हमारा वैल्यू है वो निकालने, जब ये रेस्ट पे था, मतलब ऊपर था अपने जहां पे भी था हाइट पे 5 मीटर पे। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला हमें पता है mgh, तो m इंटू जी इंटू एच। m का वैल्यू दिख रहा है 2 kg, g का वैल्यू दिया गया है 10 और h का वैल्यू 5 मीटर, तो ये आ गया हमारा 100 जूल। अब देखिए बहुत बार ऐसा होता है ना कि g का वैल्यू नहीं भी दिया गया है, तो अगर नहीं दिया गया तो आप वही वैल्यू लेंगे जो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, खुद से 10 नहीं लेना है, अगर 10 दिया गया तभी 10 लेना है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। अब देखिए ये गिरता हुआ आया यहां से ग्राउंड के जस्ट ऊपर है, क्योंकि ग्राउंड को अगर हिट कर गया तो कुछ एनर्जी का लॉस भी तो होगा ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द ग्राउंड, कोलिजन की वजह से होगा, है ना। अब देखिए हमसे काइनेटिक एनर्जी निकालने पूछा गया जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? जितना पोटेंशियल एनर्जी इसका जब ये रेस्ट पे था तो जितना पोटेंशियल एनर्जी था उतना ही काइनेटिक एनर्जी होगा जस्ट बिफोर इट टचेस द ग्राउंड। तो हम यहां लिख देंगे ये इसके इक्वल हो गया 100 जूल, और इसके पहले क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी Ke इक्वल Pe, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट देखिए क्या है, व्हाट हैपेंस टू द मैकेनिकल एनर्जी आफ्टर द बॉल हिट्स द ग्राउंड एंड कम्स टू रेस्ट, मतलब रुक ही गया। अब देखिए आपको पता है कि नीचे गिरेगा तो कुछ बार ये जंप भी करेगा, ऐसे ड्रॉप होने के बाद यहाँ कोलिजन किया, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर ऐसे फाइनली करके रेस्ट में आ जाएगा। तो जितनी बार कोलिजन होगा उतनी बार क्या होगा, कुछ साउंड प्रोड्यूस होगा, कुछ हीट प्रोड्यूस होगा, मतलब मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या देखते हैं, अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन टेक्स इट वाटर फ्रॉम लेक हुज वाटर लेवल इज, इसके लिए मैं एक पिक्चराइजेशन कर देता हूं बच्चों। यहाँ पे ये हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में आपको पता है कि वाटर स्टोर्ड रहता है डैम में, और यहां से ये वाटर गिरता है टरबाइन के ऊपर और फिर यहां से हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है ना। अब ये है इसमें कुछ भी नहीं, मैं स्टेप वाइज आपको बता देता हूं। तो इसका हाइट कितना है देखिए, ये वाटर का हाइट टरबाइन के ऊपर कितना है 50 मीटर। Assuming an overall efficiency 40%, calculate the mass of water which must flow through the turbine each second. मतलब इस टरबाइन पे हर एक सेकंड में कितना मास ऑफ वाटर गिरना चाहिए ताकि 1 मेगावाट का पावर प्रोड्यूस हो जाए। अब देखिए आपको पता है कि ये टरबाइन घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, जो हमें पावर आउटपुट दिया गया है। तो पावर आउटपुट हमें कितना दिया गया है 1 मेगावाट, मतलब 10 टू द पावर 6 वाट, मेगा मतलब 10 टू द पावर 6, तो 10 टू द पावर 6 वाट का हमें पावर आउटपुट चाहिए। अब ये सारा चीज करने वाला कौन है, रिस्पॉन्सिबल कौन है, वाटर। वाटर जब यहां से गिरेगा टरबाइन पे तो इट विल मेक द टरबाइन टू रोटेट, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो हमें पावर आउटपुट के हेल्प से, अब देखिए एफिशिएंसी यहां दिया है 40%, तो इसके हेल्प से हम पहले फाइंड कर लेंगे पावर इनपुट। तो पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट, तो एफिशिएंसी कितना है 40%, मतलब 40 बाई 100। तो देखिए यहां से क्या हो गया, पावर आउटपुट हमारा 10 टू द पावर 6 वाट गिवन है, और यहां से पावर इनपुट हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा पावर इनपुट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये चीज मैं इधर लिख देता हूं थोड़ा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, पावर इनपुट इंटू एक स्टेप और लिख देते 40, और ये उधर चला गया तो देखिए 10 टू द पावर 8 वाट। तो
तो आपको यहां से दिख रहा होगा पावर इनपुट कितना आ गया 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 40 वॉट। अभी फिलहाल इसको यही रहने देते हैं, इसको यहाँ पे कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं, आगे जाके खुद ही कुछ चीज कैंसिल हो जाता है। अब देखिए पावर इनपुट आ गया, और ये पावर इनपुट किस पे डिपेंड करेगा, वर्क इनपुट पे और टाइम पे। तो देखिए हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं, पावर इनपुट की जगह वर्क इनपुट बाय टाइम टेकन। तो 10 टू द पावर 8 बाय 40 वॉट। अब देखिए वर्क इनपुट, ये वर्क इनपुट करेगा कौन, कौन रिस्पॉन्सिबल है वर्क इनपुट के लिए, वाटर ऑब्वियसली। और वाटर के पास जो एनर्जी है उसी के वजह से तो वर्क कर पा रहा है। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। तो अगर इस वाटर में एनर्जी नहीं होता, ये अगर जस्ट टरबाइन के यहां पे ऊपर रहता तब इसको थोड़ी घुमा पाता। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी जितना है उतना ही ये वर्क कर पाएगा आइडियल केस में। तो हम ये वर्क इनपुट की जगह ऐसा लिख सकते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय द वाटर, है ना, स्टोर इन डैम। तो वर्क इनपुट की जगह हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय वाटर डिवाइडेड बाय टाइम इक्वल 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 40। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है हमें, m इंटू जी इंटू एच। तो m इंटू जी का वैल्यू शायद हमें दिया है 10 इंटू हाइट, वाटर कितने हाइट पे, 50 मीटर हाइट पे है। और देखिए हमसे पूछा गया कि हर एक सेकेंड में इस टरबाइन पे कितना पानी गिर रहा है। तो हर एक सेकेंड मतलब हमें टाइम क्या गिवन है, 1 सेकेंड। तो अब देखिए यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या वैल्यू आ जाएगा, मास का वैल्यू आ जाएगा। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और आपको दिख रहा होगा यहां से कि ये 1 का तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा, नीचे में 1 है। तो m इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यहां से आपको दिख रहा है कि 2 0 इधर 2 0 इधर, यहां से कैंसिल हो जाएगा, मतलब 10 टू द पावर 6 बचेगा यहां तक, 2 0 कैंसिल। और फिर ये 5 यहां पे बचा, तो 5 इधर नीचे गया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 200, है ना, 200। ओके, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे आप तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 5000 kg, है ना। आपको दिख रहा होगा यहां से 2 0, चलिए मैं कर ही देता हूं, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 10 टू द पावर 4 बाय 2, तो ये कितना आ गया 5000 kg। अब देखिए क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, टफ नहीं है। इसमें हमने क्या यूज किया है, एक तो ये कॉन्सेप्ट यूज किया है इफिशियंसी का, और बाकी हमारा पोटेंशियल एनर्जी वर्क इनपुट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये सारा चीज। आइए आगे बढ़ते हैं। द लास्ट वन इज, ये देखिए बच्चों धीरे धीरे लेवल अप करते जा रहे हैं, क्यों, आपके से जैसे भी क्वेश्चन पूछा गया है, इन सारे चीजों को सीखने के बाद आप कैसा भी क्वेश्चन कर देंगे। तो आई जस्ट एडवाइस यू कि आप थोड़ा पेशेंस रख के इसको पूरा का पूरा देखना, ताकि आपका सारा दिक्कत सॉल्व हो जाए। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन क्या है, बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इम्पार्टेड अ वेलोसिटी कितना, 5 मीटर पर सेकेंड का इसको वेलोसिटी दिया गया है। अब बोला क्या गया कि इसको मैक्सिमम कितने हाइट तक ये जा सकता है, मैक्सिमम कितने हाइट तक मतलब क्या, कि ये एक्सट्रीम तक, एक्सट्रीम क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके और ऊपर नहीं जा सकता है। तो ये मैक्सिमम कितने हाइट तक जा सकता है, अगर 60% इसका एनर्जी लॉस हो गया फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय एयर की वजह से। तो अब देखिए यहां पे पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि इसका मास, देखिए मास गिवन है क्या, नहीं गिवन है, कोई बात नहीं, हम इसके मास को लेट कर लेते हैं m। तो काइनेटिक एनर्जी पहले फाइंड कर लेते हैं कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ मास को हमने m लेट किया है, बॉब का जो मास है उसे, और v स्क्वायर मतलब 5 का वेलोसिटी है तो 25, तो हो गया 25 m by 2। बहुत बच्चे सोचेंगे मास तो पता नहीं तो क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है, m लेट कर लेंगे, आगे चल के खुद ही कैंसिल हो जाएगा m भी। तो काइनेटिक एनर्जी पता चल गया। अब ये यहां से यहां तक जब जाएगा तो यहां पे एक्सट्रीम पोजीशन पे आने पे तो काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हो गया होगा, पोटेंशियल एनर्जी में। लेकिन क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि 60% एनर्जी लॉस हो गया, मतलब यहां आके पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कितना होगा, 60% लॉस हो गया, मतलब 40% ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमें दिख रहा है 25 m by 2। तो इस काइनेटिक एनर्जी का सिर्फ 40% चेंज हो पाया पोटेंशियल एनर्जी में। तो हमसे फाइंड करना है इसका मैक्सिमम हाइट। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh इक्वल, आपको दिख रहा है ये 40, तो एक 0 कैंसिल हो गया, 2/5 इंटू 25 m by 2। आपको दिख रहा होगा यहाँ से 2 कैंसिल, ये 5 से 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, मैं इधर लिख देता हूं। और m से m देखिए कैंसिल हो गया ना, m लेट किया था हमने, m कैंसिल हो गया, तो बचा इधर क्या, g का g इंटू h इक्वल g इंटू एच, mm कैंसिल हो गया 2 और ये 5 बचा इधर, है ना। अब देखिए यहां से हम g का वैल्यू अगर 9.8 लेंगे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर लिया तो यहां से h का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 5/9.8।
तो ये आ जाएगा मीटर में। अगर 10 वैल्यू इसका दिया रहता तब हम जी के जगह क्या लेते, वैल्यू 10 लेते, है ना। तो आई होप कि जितना मैंने आपको बताया इस वीडियो में ये आपके लिए फ्रूटफुल हो, आपको समझ में आया। अगर ऐसा है तो प्लीज डू लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और बाकी बच्चों तक भी इसे पहुंचाइए, शेयर करिए, ताकि उन लोगों का भी बोर्ड्स का एग्जाम में मदद हो सके आपके वजह से, है ना। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।